नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के धौलपुर विधानसभा के उपचुनाव की बात। बड़ा रोचक मुकाबला होता जा रहा है और जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है वैसे नेताओं का जमावड़े के साथ साथ दोनों ही पार्टियां ताकत भी लगा रही हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गज मौजूद हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर पहुंच गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट लगातार वहां कैंपेन कर रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य वहां जमे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की फौज है। पदाधिकारी दोनों तरफ से लगे हुए हैं और कैंडिडेट मायने नहीं रखते हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी की शोभा रानी, जो बीएसपी के विधायक बीएल कुशवाहा उनकी पत्नी है, जिनको अभी सजा मुकर्रर रही, उसी की वजह से बाई इलेक्शन हो रहा है। और कांग्रेस ने अपने दिग्गज और पूर्व मंत्री बनवार लाल शर्मा को उतारा है। मुकाबला काफी रोचक है। सवाल यह नहीं है कि जीत किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। सवाल यहां है, अगर बीजेपी के लिए एक मैसेज है, बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि इस सीट को वापस लेना है, क्योंकि अब्दुल सगीर पिछली बार का इलेक्शन जीते थे और उसके बाद में बीएल कुशवाहा बीएसपी के टिकट पर जीते। अब एक बार फिर कांग्रेस के लिए यह चुनौती है कि अगर ये सीट जीत जाते हैं तो उसके बाद में एक मैसेज जाता है कि कांग्रेस बेशक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में लहर चाहे कुछ भी चल रही हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर रही है। एक मैसेज जाता है। सबसे बड़ी बात मैसेज की, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के लिए एक दाव होगा कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है और मोदी साहब की जो वेव उत्तर प्रदेश सहित अन्य जगह जो थी वो बरकरार है। तो इसी के लिए ये चुनाव एक जंग का रूप लेता जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां जो प्रचार में दिग्गज लगे हुए हैं, एक बार जरा उनका बयान भी सुनिए। मालूम है कि वसुंधरा जी कोई चुनाव हार चुकी है। हटाना भाई, ये मोबाइल हटा। वरिष्ठ नेता बनवारीलाल शर्मा जी थे, इसलिए वो इसको मोबाइल का हटाना इसको यार। सरकारी कैमरे टूट जाएंगे। सारे अधिकारियों को धमका रहे हैं। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और एक माहौल बना रहे हैं इस प्रकार का, जिसमें आपको देखा कि पायलट जी को जाना पड़ा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये कांग्रेस और सरकार का है। पूरी सरकार चुनाव लड़ रही है। सरकारी कर्मचारियों का दबाव डाला जा रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग की धमकी दी जा रही है, लोगों पे इतना दबाव बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग कांग्रेस के पक्ष में। और सिर्फ मैं नहीं, पूरी पार्टी के नेता एक एक गांव गली मोहल्ले में जाकर लोगों को अवगत करा रहे हैं कि 3.25 साल तक जो धोखा हुआ है उसका परिणाम यह है कि आज लोग कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और नौजवान वर्ग जो विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़ता चला जा रहा है। देखिए, हमने पहले भी कहा हमारा एक ही मुद्दा रहता है, विकास। विकास के माध्यम से हम आम जन से जुड़ते हैं और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी स्थिति मजबूत किस प्रकार से मजबूत हो, उस दिशा में हम काम करेंगे। और वैसे भी धौलपुर की धरती के लिए आप यदि देखें तो जब 2003 से लेकर 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी थी, तब धौलपुर का पूरा विकास हुआ था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, परंतु कांग्रेस की सरकार ने पहले भी और पिछली बार भी धौलपुर में किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं किया। पुनः भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, शासनबद्ध पार्टी है और मैं समझता हूं एक तरफा चुनाव है। तो चलिए, अशोक पायलट, माफ करिएगा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अशोक परनामी को आपने सुना। राजेंद्र राठौड़ भी जीत का दावा कर रहे हैं और साफ कहा जा रहा है कि विकास का एजेंडा लेकर के हम चुनावी जंग में उतरे हैं। ये बीजेपी का दावा है, सरकार का दावा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस साफ कह रही है कि 2.25 साल का जो वक्त रहा है वो छिपावा नहीं है। विकास को मोहताज है भरतपुर और कहीं कानून व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में इस चुनाव में कानून व्यवस्था और विकास को एजेंडा है? एक बड़ा सवाल है। और साथ ही जो मुद्दों को लेकर के वहां चुनाव हो रहा है, मुझे लगता नहीं है कि बिल्कुल बाई इलेक्शन कहीं का भी आप देख लीजिए कि बहुत ज्यादा लोकलाइज हो जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता काफी होते हैं, सबकी निगाह एक ही चुनाव पे होती है, एक ही सीट पे होती है, कि बहुत सीमित दायरा होता है उसका, लेकिन कार्यकर्ता काफी होते हैं। इच्छा यही होती है कि इस महासमर को हम पार करके लेके जाएंगे, क्योंकि एक तरह से दंगल कहा जाता है
और वैसे भी देखें तो ये जो मौसम होता है, ओम सैनी साहब ज्यादा बता सकते हैं, राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, ये दंगलों का वक्त होता है, अप्रैल और मार्च एंड का जो वक्त होता है, तो ये चुनावी दंगल है। ओम जी, क्या लगता है आपको कि वास्तव में धौलपुर के अंदर इस वक्त तो विकास और कानून व्यवस्था कोई एजेंडा लगता है आपको चुनावी? देखिए युगेन जी, मतलब घोषित रूप से तो इन सब बातों की चर्चा हो रही है, हकीकत में बातें कुछ और है। हकीकत में ये समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी हिसाब किताब चल रहा है उसको लेकर के और हमारे यहाँ का शासन बड़ा चिंतित है। कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए भी अभी 200 सीटों का जब चुनाव मतलब 5 साल बाद में जब होगा तब सिलसिला बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में जो चिंता का कारण बन रहा है उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हमारे प्रांत के प्रमुख है चीफ मिनिस्टर, उनके ताल्लुकात जैसे रहे हैं केंद्र सरकार से, वो अपने आप में बड़े, उसका थोड़ा सा आप पृष्ठभूमि देख लीजिए कि जिस तरीके से ये प्रतिपक्ष की नेता थी, उस वक्त इनको त्यागपत्र देने के लिए कहा गया, तो इन्होंने उस वक्त के जो अध्यक्ष हुआ करते थे केंद्रीय, राजनाथ सिंह जी, उनको जिस तरीके से परेशान किया, गडकरी जी के कहने से इन्होंने अपने आप को अलग किया। फिर उसके बाद में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब तक ये कहती रही कि साहब मैं एक अनचैलेंज लीडर हूं और मैंने राजस्थान में 200 में से 163 सीटें हासिल की और मेरी शख्सियत अपने आप में बड़ी अलग है। जबकि बीजेपी स्थापित करना चाहती थी कि देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए मोदी अपने आप में एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभार रहे हैं और वो अपने आप में एक ब्रांड बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह का सीन चल रहा था। उस वक्त इन्होंने रेजिस्टेंस किया था, इसका ये पृष्ठभूमि में दर्ज है सब कुछ। और उसी को लेकर के अभी, क्योंकि वे चाहती थी कि इनके पुत्र को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। इनकी कोई भी बात स्वीकार नहीं की गई। कालांतर में संबंध बदले हैं, लेकिन अभी जिस तरह के हालात बने हैं और जिस तरीके से प्रांतों के अंदर ऐसे चीफ मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं जो केंद्र सरकार को पूरी तरीके से अपना सहयोग देते हों, ऐसी स्थिति में लगता यह है कि वसुंधरा जी का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो अपने आप में चिंता का विषय। कांग्रेस के पास में देखिए, अगर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो ये कह रहा है कि साहब मेरा आखिरी चुनाव है और आप मुझे वोट दीजिए, और उनका रिकॉर्ड भी 5 बार वो रह चुके हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भैरव सिंह शेखावत, और सबसे पहले वसुंधरा जी को ही लड़ाया भैरव सिंह जी ने वहां से और इनको विजयी बनाया। उसके बाद में स्वयं लड़े और विजयी बने। उसके बाद में ऐसा कोई नाम नहीं है वहां से जो कि बड़ा प्रभावी हो। ये कुशवाहा जो थे वो बीएसपी के नेता थे और शोभा रानी को वो समझते हैं कि शायद कोई सिंपैथी वेव, तो सिंपैथी वेव किसी की हत्या करने से कैसे हासिल होगी? मतलब ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय लग रहा है। तो आपको ये लगता है कि वसुंधरा जी के लिए पर्टिकुलर चुनौती है? बिल्कुल, ये जो सारा खोई जाती है तो उन पे असर पड़ सकता है। बिल्कुल, इसी को लेकर के सारा सब कुछ दबदबा और रुतबा, सारा जितना पूरा मंत्रिमंडल, पूरा संगठन जो लगा हुआ है, जो वसुंधरा जी के प्रति वफादार है, पूरी ताकत के साथ में काम कर रहा है। लेकिन नतीजे क्या होंगे? अगर नतीजे उल्टे हो गए तो निश्चित रूप से वो जो मैं कह रहा हूं, जो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में जब 4 जगह बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें से 3 कांग्रेस जीत गई, एक बीजेपी के खाते में रही, कोटा की जो सीट ओम बिरला की वजह से खाली हुई थी, उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने काफी कैंपेन किया, जगह जगह पहुंची भी, कोटा में रोड शो भी उन्होंने किया। देखिए, उस वक्त की बात बहुत अलग थी। उस वक्त मोदी जी वो नहीं थे जो मोदी जी आज हैं। आज मोदी जी निश्चित रूप से जो भी उनका विकास का मॉडल है वो अपने हिसाब से पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप एग्री करें ना करें, लेकिन वो उसी तरीके से चाहते हैं। उसके लिए हर जो प्रांत का जो प्रमुख है, जो मुख्यमंत्री है, वो उनके सहयोग वाला होना चाहिए, उनसे ना इत्तेफाकी रखने वाला नहीं होना चाहिए। चाहे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, चाहे यूपी का मुख्यमंत्री हो, चाहे गोवा का मुख्यमंत्री हो, जब वो सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मोदी जी को अपना हीरो मानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कैसे स्थापित रह सकता है जिसने मोदी जी को चुनौती दी हो? मुझे यूं लगता है राजनीति में बड़ी निर्ममता पूर्वक ये सब बातें देखी और समझी जाती हैं और बोली जाती हैं। चलिए अर्चना जी, वैसे देखिए, सही कहा कि इस वक्त आपके पास में सीट भी नहीं है, लेकिन एक मौका है। चुनौती से ज्यादा मुझे लगता है कि एक मौका है कि आप लोग किस तरह से उसे भुना पाते हैं, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस को किसी भी राज्य के अंदर एक सीट जीतने से उनके वर्कर्स के बीच में मैसेज जाता है। राजस्थान में अगले साल चुनाव है, ये सीट वाकई अगर आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है कि एक ऑक्सीजन का काम करेगी। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, हर जीत जो है कार्यकर्ता के मोराल को बूस्ट करती है
और रही बात धौलपुर से जुड़ी हुई, तो धौलपुर अगर देखा जाए इतिहास के परिदृश्य में तो परंपरागत रूप से कांग्रेस की तरफ इंक्लाइंड जो जनता का मानस होता है उसको भी इसने शो किया हमेशा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक कह रहे थे सैनी जी की, हालांकि हम लोग इस समय विधानसभा में हमारे पास कोई बड़ा बहुमत नहीं है और ना ही हमारे पास लोकसभा में कुछ है, लेकिन ये बात सही कि हमने एक सशक्त विपक्षी भूमिका निरंतर निभाई है। 3.25 साल तक हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और जो वोट परसेंटेज हमारा लोकसभा विधानसभा में कम हुआ था उसको हमने अर्जित करके निकायों पंचायतों में स्थापित किया अपने आप को। तो ये बातें इस चीज को भी शो कर रही हैं कि हम लोगों ने जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और लोकसभा चुनाव भी हुए, प्रचंड बहुमत इनको मिला, उसके बाद उपचुनाव में 4 में से 3 सीटें जीती, तो वो भी इस बात पर मोहर थी कि भारतीय जनता पार्टी कुशासन को हमने बेनकाब 6 महीनों में करके दिखाया था। अब इस पर्टिकुलरली अगर धौलपुर की बात करें तो इस सीट को लेकर के हम लोग तो हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। जीत हार एक अलग मुद्दा है, लेकिन चुनाव को बहुत शिद्दत के साथ और बहुत गंभीरता के साथ हम लड़ते हैं और चुनाव के प्रति भी हम पूरी तरह समर्पित हैं, एकजुट हैं। धौलपुर में परिस्थिति इसलिए ज्यादा रोचक प्रतीत होती है मीडिया के नजरिए से या राजस्थान की जनता भी यदि इसको देखे तो, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह नगर, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां उनका खुद का महल है, राज दरबार जिसे कहते हैं वहां के लोग, और साथ ही साथ उनके पुत्र जो सांसद हैं उन्हें भी वहां महाराज कहा जाता है। तो वहां पर ये देखना है कि कैसे एक प्रदेश की मुख्यमंत्री जो वहां पहुंचती हैं और जनता से कहती हैं कि मेरा दुर्भाग्य रहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनती हूं तो यहाँ विपक्ष का विधायक होता है और धौलपुर विकास से वंचित रहता है। लेकिन वही जनता ये भी पूछना चाहती है कि आप मुख्यमंत्री रहती हैं तो सर्व क्षेत्र आपके हैं, सारे जिले आपके हैं, सभी जगह विकास समानांतर रूप से होना चाहिए, फिर धौलपुर के साथ ऐसी अनदेखी क्यों? चूंकि उत्तर प्रदेश से सटी हुई इसकी बॉर्डर है और ये बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में से आता है, कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी अजीब सी स्थितियां वहां पर है और पूर्व विधायक जो अब अभियुक्त है, सिर्फ आरोपी नहीं अभियुक्त है, उनकी पत्नी को इन्होंने टिकट दे करके एक चीज और स्थापित की कि इनके पास जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया जा रहा है या कार्ड बेस्ड पार्टी होने का बात कहते हैं, इनके पास अपना कोई कार्यकर्ता नहीं था। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है और जनता भी इस चीज को महसूस करती है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी श्री बनवारी लाल शर्मा, आपने खुद ने कहा कि दिग्गज नेता है, मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, कह सकते हैं सर्व समाज में उनकी स्वीकार्यता है, संवाद उनका बहुत अच्छा है लोगों के साथ और उनका सम्मान बहुत ज्यादा है वहां पर। तो ऐसी अवस्था में उनके प्रति जनता का झुकाव भी, ये सैनी साहब कह रहे थे कि अंतिम चुनाव है उनका, ये भी एक मुद्दा चल रहा है। ठीक बात है, उनकी आयु बहुत ज्यादा है और वो इस चीज को वहां की जनता ही महसूस करती है, उनके प्रति उसका सम्मान भी और बढ़ा है इस चीज को लेकर के। अब समस्या ये कि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे थे अभी आप ही के टीवी पर मैंने सुना, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से सारी बात की, उसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने इससे पूर्व ही चुनाव आयोग में सारी स्थिति का जो उल्लेख किया और उसका असर भी पड़ा। चुनाव आयोग ने इस चीज को संज्ञान में लिया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को जीतने के मद्देनजर पूर्व विधायक जो है, जो इनकी प्रत्याशी, उनके पति जो कि अभियुक्त हैं, उनको जेल से निकाल करके भरतपुर और वहां लेकर के आए धौलपुर में। और सबसे बड़ी बात देखिए कि उस चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेकर उनको तुरंत वहां से शिफ्ट करवाने का काम किया, यानी वहां पर उनके प्रभाव का या प्रभाव या जिस तरह से भी संसाधन, तो यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि सरकार जो है वो पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है? बिल्कुल, देखिए सारे मंत्री केंद्र वहां पर केंद्रित हैं, वहां सारे, हालांकि ऐसा नहीं चुनाव में सभी लोग जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी लोग वहां पर अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन मंत्री के स्तर के लोग वहां जाएं, प्रशासन पर प्रभाव बनाएं, उनके माध्यम से वहां पे वोट बैंक को एक तरह से प्रेशराइज। चलिए मैं अभी आऊंगा अर्चना जी आपके पास में आऊंगा। लक्ष्मीकांत पारिक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और चुनौती मेरे को लगता है कि हर राजनीतिक दल के लिए होती है। चुनाव उसकी अपनी एक कैपेसिटी, ये कह सकते हैं कि एग्जाम की जो घड़ी होती है वो चुनाव होती है, उसी के लिए सारा संघर्ष किया जाता है, पार्टी का विस्तार हो, चाहे कार्यकर्ताओं के बूथ लेवल तक तैयार करना हो, सारी चीजें। धौलपुर के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है आप लोगों के लिए। एक तो पिछला चुनाव आप लोग हारे और अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से वहां पे लगातार कैंप कर रही हैं और पूरे मंत्रिमंडल के काफी लोग वहां पे हैं, तो ये सब चीजों को देखते हुए बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती है बजाय कांग्रेस के? देखिए, हर चुनाव अपने में चुनौती भरा होता है। हर चुनाव गंभीरता लिया जाता है। चुनाव राजनीतिक पार्टी कोई भी चुनाव लड़े, उसके लिए चाहे उपचुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सीधे तौर पर वह चुनौती वाला चुनाव होता है। चुनाव जीतना हर राजनीतिक पार्टी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रयास कर रही है, अपने कैंडिडेट को जितना चाहती है। इसके भारतीय जनता पार्टी अपने संसाधनों का उपयोग कर रही है। और सीधे तौर पर मैं कहूं कि कांग्रेस का हार के डर से कह देना मात्र कि सरकारी मशीन दुरुपयोग हो रहा है, यह हास्यास्पद स्थिति लगती है कि हार के डर से आपने बड़ी बात कहते हैं कि सरकारी मशीन दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि धौलपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जिस व्यक्ति को आपने चुनाव लड़ा है,
वे 11 बार वहां चुनाव लड़ा, 5 बार वहां से विधायक रहे हैं वे। उन्होंने विकास के नाम पर वहां पर कुछ नहीं किया, धौलपुर की जनता को आवाज को उठाने का कभी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, ऐसा प्रतीत होता है। तो जिस व्यक्ति को आप चुनाव लड़ाया वहां पर कांग्रेस और कोई चेहरा ही नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। एक बड़ा प्रश्न है, वहां कोई युवा चेहरा होता और कोई होता, वहां का सामान्य कोई व्यक्ति होता, या तो आपने उनके इनके पास में कोई कैंडिडेट नेता, बीएसपी के जो कैंडिडेट जिन्हें सजा की वजह से बाहर किया गया, जो एमएलए हैं, उनकी पत्नी को आप लोगों ने एडॉप्ट किया पार्टी के अंदर कि बिल्कुल एक चेहरा ऐसा हो जिसमें हम दाव खेल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, पहली बात मैं अपनी बात पूरी करूं, एक बार उनके पुत्र को चुनाव लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को उन्होंने मिसेस कुशवाहा ने अपने पास लिया, शोभा रानी जी ने, और कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से प्रभावित हूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता हूं। वे भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए। एक हमारा जो चैनल है, चयन करता हूं टीम, उसने चयन किया कि निश्चित रूप से हो सकता है कि शोभा रानी जी चुनाव जीते। और सजा के 1.5 महीने बाद ही उनका ये घर वापसी माने इसको कि क्या माने? नहीं, घर वापसी कैसे? घर वापसी तो कुछ नहीं, घर वापसी कुछ नहीं है। कुशवाहा हमारी पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी किसी का पति यदि तो पति के लिए जाने के बाद, कुशवाहा के जेल में जाने के बाद अचानक उनको ज्ञान कैसे प्रकट हुआ है कि विचारधारा बीजेपी की काफी अच्छी है, मायावती की अच्छी नहीं है? तो ये हो सकता है कि किसी कारणों से, तो वही शोभा रानी जी बता सकती है कि वे क्यों भारतीय जनता पार्टी प्रभावित हुई, या उनको लगा हो कि मोदी जी का विजन और देश के अंदर लगातार चल रहा है, तो विजन से कई लोग प्रभावित होकर आज कांग्रेस की और भारत से। मैं जानना चाहूंगा जी कि देखिए, एक अलग विषय है कि आपकी अर्चना जी की इस दायरे से बाहर का मामला है कि पार्टी को ज्वाइन कोई ऐसे इलेक्शन पे कि जब बाई इलेक्शन हो सामने और कैंडिडेट को तय करना हो, उसको आप पार्टी ज्वाइन करा रहे हो, ये बहुत ऊपर के मसले होते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक आम कार्यकर्ता की राय जानना चाहूंगा कि जब मौका होता है किसी के सामने, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, अचानक किसी को पैरासूट के जरिए आप लेकर के आ जाते हैं, कोई भी किसी भी पार्टी के, उस वक्त कार्यकर्ता पे कोई विपरीत असर पड़ता है कि मैं भी एक चेहरा हो सकता था, हमारे साथियों में से कोई हो सकता था? क्या कार्यकर्ताओं की कमी थी? आप दूर से किसी को लेकर के आए हैं? एक मैं जनरल चर्चा जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ऐसा कभी महसूस होता है किसी कार्यकर्ता को? देखिए, निश्चित रूप से जब चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता के नाते हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं होता है मैं चुनाव लड़ूं या मेरा साथी चुनाव लड़े। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें कोई मना भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो लोग राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वे चुनाव लड़ने का मुख्य ध्येय लेकर के और जनता की सेवा का बाद के उसके माध्यम जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता चुनाव लड़ूं, लेकिन टिकट सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि एक व्यक्ति को टिकट मिला है, तो हम सब लोगों को प्रयास करें सामूहिक रूप से उस दल के जो उम्मीदवार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपका अधिकार है कि दूसरा चाहे तो खुली जंग में भी जा सकता है। वो खुली जंग विश्वनाथ जी कल वहां बता दी कि खुली जंग कैसी है, विश्वनाथ जी के स्पष्टता से वहां पर बताया है। खुली जंग के बारे में इसमें अधिक टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन खुली जंग तो वहां पर कांग्रेस में है। चुनाव थोड़ी ना लड़ना चाहता, खुद तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। वे वहां के पहले प्रभारी बनने वाले थे, प्रभारी से नहीं हट गए या नहीं बनाए कि कारणवश, ये सारी स्थिति कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई का विषय है। और जो सीधा तौर पर सामने आ रहा है कि विश्वनाथ जी को ले जाना, उनको कहना कि आप भाषण दे, जबरदस्ती भाषण करवाना, ये सब बातें तो इंगित करती है सीधे तौर पर कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं आंतरिक कलह है। देखिए, आंतरिक कलह का तो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी निरंतर 3.25 साल से हम देख रहे हैं। घनश्याम तिवारी एक पैरेलल संगठन खड़ा करके और एक्सपोज करें इनकी पार्टी को। विश्वेंद्र सिंह जी का जो मामला, हालांकि मैं खुद धौलपुर गई हूँ, वो पूरी तरीके से पार्टी के प्रचार प्रसार में संलग्न है और उन्होंने क्या नहीं कहा, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या सरोकार होना चाहिए मेरी समझ से परे। एक स्वाभाविक व्यक्ति को हमने खड़ा किया जो कैंडिडेचर था। आपने आरोप लगा दिया कि एक मिनट, आपने बोला मैंने कुछ नहीं कहा। चलो मैं दोनों पे रोकना चाहूंगा, मैं एक मिनट। वैसे विश्वेंद्र सिंह का जो बयान है वो ये है कि भाई सरकार है, सरकार के लोग आए हुए हैं, हमारी गरीब पार्टी है, हमारे तो कार्यकर्ताओं के लिए चाय पानी की भी व्यवस्था नहीं है और हम लोग तो बिल्कुल अभाव के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो तो एक उस नाते से उन्होंने कहा कि जनरली उनकी जो बोलचाल और भाषा है कि कहां से पैसे लेकर के हमारे पास इतने पैसे नहीं। उन्होंने कहा मैं भंवर जितेंद्र सिंह कहने से वोट कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आया हूं। ये पॉइंट नॉट है। वो भारतीय जनता पार्टी के, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भंवर जितेंद्र सिंह के कारण मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहा हूँ। तो वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते आप वहां पर जाते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए योगेन जी, जिस तरीके की अर्चना जी वहां पर आपके मंच पर हुई, आप बात करें इस बात की। अरे आप अपनी फजीयत की सोचो कि जनता पूछ रही है कि आप कह रहे हो ना किसी का पति अगर अभियुक्त हो तो उसका क्या दोष है, लेकिन वो तो खुद चिटफंड कंपनी में से अभियुक्त है, तो वो तो खुद क्रिमिनल केस पेंडिंग है। टिकट देते हैं, आप सब नहीं सोचते। अरे आप मदेरणा जी तो हमारी पार्टी के ही थे। आप कभी भी स्वस्थ बहस नहीं करना चाहते। हमारे योगेंद्र जी, हमारा प्रत्याशी स्वाभाविक है, आपका प्रत्याशी अफसर मदेरणा जी वाली बात, मदेरणा जी पत्नी टिकट आपने नहीं दिया।
अरे तो हमारे मदेरना जो हमारी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, आप मदेरना जी जिस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, भारतीय सदस्यता उन्होंने ली है, सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी में बहुत बड़ा वर्चस्व रखते थे। देखिए शोभा जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, भारतीय सदस्यता ली है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी सदस्य टिकट लेने से पहले भारतीय पार्टी सदस्य बनी है, टिकट लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनी है। कि शोभा रानी के पति के वजूद उनके प्रभाव ऐसा कह रही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने नाते को टिकट दिया है, उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, भारतीय जनता कार्यकर्ता बनी है, इसी कारण को टिकट दिया है। का कार्यकर्ता वह रुष्ट है क्योंकि वो कह रहा है हमारा रुष्ट है, आपका रुष्ट है, हमारा रुष्ट है, क्या पता लग जाएगा अर्चना जी। अरे तो आप इतने क्यों उत्साहित हो रहे हो? पता चलेगा। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपने बहुत बड़ा एक पारितोषिक प्राप्त करने वाला निर्णय ले लिया। ये वहां का कार्यकर्ता पूछ रहा है आपकी बौखलाहट क्यों है? हमारा कैंडिडेट कोई भी है, आपकी बौखलाहट क्यों? हम तो आपके हमारी कैंडिडेट शोभा ने कुछ हुआ है, आपकी बौखलाहट दिखा रही है कि आप चुनाव हारने वाले हैं, दिखा रहे हैं। आप हम नहीं बौखला रहे, बौखला रहे आपको ही दे देती पार्टी। अरे कितना मेरी चिंता छोड़ो, मुझे मिलेगा, मिल जाएगा, जब मेरे भाग्य में टिकट मिलता है वो मिल जाएगा, जो मुझे दिया है वो मिल जाएगा, ठीक है। मैं कह रही हूँ इतनी बड़ी पार्टी, आप तो निष्ठावान कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से निष्ठावान कार्यकर्ता है, सब 200 लोग चुनाव लड़ेंगे, सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, खुद वहां पर वास सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है, सारे टिकट नहीं मिल सकता। बहुरानी को भी निकाल लिया, आज दामाद भी हो गए गुजरों के, बहुरानी गुजरों की बेटी भी हो गई, महारानी जी जाटों में भी जा रही है उनकी बहू बन के। अरे सारे हथकंडे अपना रहे हो, हर मंत्री को वहां पहुंचा दिया सारे, और खुद ने कह दिया संसार सचिन आपको परेशानी नहीं है, हमको परेशानी नहीं है, जाना ही चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? आपकी पार्टी का नेता है, वो जाना ही चाहिए। तो सड़क नहीं बनेगी, इसका हैंडपंप लगा देना, ये सड़क बन जाएगी। हमने खुद ने देखी महल के चारों तरफ कारपेटिंग, मैं खुद धौलपुर जाकर के आई हूं, अभी कारपेटिंग हुई है। ये बताने का प्रयास कि हम आपको देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री का ये कहना कितना अजीब लगता है कि साहब मैं तो हमेशा जब जीतती हूँ मुख्यमंत्री बनती हूँ तो विपक्ष का विधायक होता है। अरे आप मुख्यमंत्री हो, पूरे राजस्थान की मुख्यमंत्री, क्यों विधायक बात तो उठावे, मांग तो करें किसी विकास की, मांग तो करें। आप बोलता ही नहीं है, आप ऐसे विधायक जिसके पास बोलने शब्द ही नहीं है। देखिए मेरे ख्याल में शब्द नहीं है, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है और अपनी बात को डिफेंड करने का मजा भी नहीं है। अर्चना जी देखिए, ये विषय अलग है कि मुख्यमंत्री अगर ये बात कहे या कोई विधायक अगर वहां की बात उठाए नहीं उठाए, इश्यू नहीं है ये। विकास जब करना होता है तो विधानसभा अध्यक्ष भी कुर्सी पे बैठता है, वो अपने विभाग के, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड आप मुझे बताइए योगेंद्र जी, विकास से 200 सीट का पूरी का ही करना होता है सब। क्योंकि देखिए चुनाव जीत करके एक पार्टी के सिंबल पे कोई भी व्यक्ति जीत के आता है, लेकिन जो वोटर है वहां का करीब एवरेज 2 लाख मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ पे करीब, तो वो तो पूरे प्रदेश के लोगों की एक आस्था का केंद्र होता है। और मेरे ख्याल में विकास के मामले में कहीं पे भी ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कहीं छोटी सी भी बात आती है तो वो उस विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं वो सफर करते हैं। ये नहीं माना जाना चाहिए कि उन्होंने, अगर अपोजिशन का कोई लोग होता है तो उसका दोयम दर्जे का उसके साथ में व्यवहार हो, उसके विकास में बाधा हो। तो मेरा मानना है कि चलिए उस क्षेत्र विधायक के साथ आप व्यवस्था रखिए, लेकिन पब्लिक का तो कोई कसूर नहीं होता है। उसको तो डेमोक्रेटिक राइट दिया है, उसको बेचारे को ये पता नहीं होता है कि मैं जो वोट डाल रहा हूं वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। कई बार जमानत जब्त करने वालों को भी वोट डालते हैं, उसको अपना राइट है, वो तो एक परंपरा के तहत अपना वोट लेता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि जो भी चर्चा हो रही हो वहां पे विधायक सत्ता पक्ष का रहा चाहे प्रतिपक्ष का रहा, लक्ष्मीकांत पारिक साहब, मैं ब्रेक के बाद आपको सुनवाऊंगा कि वहां की तकलीफ क्या है लोगों की। वहां हालात ये हैं कि विकास के नाम पे आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं बदहाली की तस्वीर देखनी है तो आप धौलपुर की देख सकते हैं। विकास के मामले में गवर्नमेंट चाहे आपकी रही हो चाहे इनकी रही हो, विधायक चाहे वो लंबे समय तक बनवारीलाल शर्मा जी रहे हो